नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तराखंड बस हादसा, देहरादून से खजुराहो रवाना हो रही पार्थिव देह वायुसेना के विमान से कुछ देर बाद रवाना होगी। पार्थिव देह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो विष्णुदत्त शर्मा में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में दुर्घटना में हताहत पन्ना के भाई बहन के परिजनों ने भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। दुख की इस घड़ी में आप स्वयं को अकेला ना समझें। जो चले गए हैं हम उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आपके दुख का तो बांट सकते हैं। मैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश शोकाकुल परिवार के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद से संपर्क में हैं और मैं भी रात को 12 बजे यहाँ पहुँच गया था। पहले कंट्रोल रूम में जाके हमने पूरी घटना की जानकारी ली थी। रात को ही सारे सब खाई से निकाल लिए गए और रात में ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं। वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए है कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुँचा सकेंगे। उन्होंने एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है। 2 बजे एयरफोर्स का विमान यहाँ आ जाएगा। तब तक एम्बॉर्मिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ पहले से मौजूद रहेगी जो तुरंत उनके गांव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुँचा पाएँ और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है। रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था। घायलों से मैंने बातचीत की। डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री। उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी। 50,000 रुपये की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए, इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हूँ। घटना के तत्काल बाद मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने राहत और बचाव के काम प्रारंभ कर दिए थे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। उन्होंने लगातार घटना के बाद चिंता की कि कैसे राहत और बचाव के काम ठीक हो और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने रात को भी मुख्यमंत्री जी से बात की। NDRF की टीम भेजने का काम किया। SDRF की टीम पहुंच गई। मैं समझता हूँ युद्ध स्तर पर मरीजों को भी यहाँ पहुँचाया गया और जो तीर्थयात्रियों के पार्थिव शरीर थे उनको भी निकाला गया। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो यहाँ सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। जो परिजन है, क्या उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है? जो मृतक परिजनों से हमारी रात से ही लगातार बातचीत हो रही है और हमारे लगातार संपर्क में। मध्य प्रदेश में 9 जून को कांग्रेस अपने नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। 9 जून को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर बैठक होगी। आयोजित होने पर
बैठक में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। साथ ही सर्वे के आधार पर टिकटों की घोषणा भी हो सकती है। बैठक में कमलनाथ सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नगरीय निकाय के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस की नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां पहले से जारी थी। कमलनाथ भी रोजाना बैठकें कर रहे हैं, जिला स्तर पर भी बैठक हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव की प्रतिदिन भोपाल में, प्रदेश के हर शहर में, हर नगर पालिका क्षेत्र में मीटिंग हो रही है। और क्योंकि ये 2 साल पहले लगभग अनाउंस हुआ था चुनाव, तो तैयारी पहले ही कांग्रेस की हो गई थी। अब कमलनाथ जी प्रतिदिन बैठक ले रहे हैं। 9 तारीख को उन्होंने एक वृहद मीटिंग सभी नगर निगमों की 16 नगर की रखी है भोपाल में। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही यूनानिमस तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस तरह की आज स्थिति है, जिस तरह से आज आदमी परेशान है, 20 दिन भोपाल में पानी के लिए परेशान है, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का तेल, बेरोजगारी, और रोज़ गरीब लोगों को नगर निगम जिस तरह से तहस नहस करती है, ये सब मुद्दे और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इन सब बातों को लेकर जनता आक्रोशित है और ये मान के चलिए कि कांग्रेस के पक्ष में पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा वोट डालेंगे। क्या माने कि जो 9 तारीख को बैठक है, इसमें महापौर के प्रत्याशियों की पर चर्चा हो जाएगी? भाई निश्चित तौर पर हो जाएगी। 9 तारीख को चर्चा हो जाएगी और 11 से नॉमिनेशन है। मैं समझता हूँ उसके पहले कमलनाथ जी और पीसीसी जो कैंडिडेट जो ऑब्जर्वर लेके आएंगे उनका घोषणा कर देंगे। बचे कुछ अगर कुछ बच जाएंगे तो 1-2 दिन में हो जाएगी। अच्छा, जिला स्तर पर सर भरवाना, उसमें बीजेपी निश्चित के भरोसे नहीं है? भरोसे की बात नहीं है, ये लड़ने वाले का भरोसा रहे, उसको भी देखना है ना, वो भी कॉन्फिडेंस से लड़े। ये शपथ पत्र रहेंगे तो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है जो की जा रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस में लड़ने वाले प्रत्याशी नहीं, गलत बात। हम उसी को चुनाव लड़ने दें जो जीत सके, चाहे विधायक हो या कोई और जीत सकता है, उसी को चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, हमारे प्रभारी और पर्यवेक्षक दोनों पूरे मध्य प्रदेश के सारी नगरीय निकायों में आज से साल भर पहले हुए थे। अभी फिर से कवायद चालू हुई तो पूरी लगभग सारे पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट तैयार हो गई है। 9 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी एक बड़ी बैठक भोपाल में करने जा रहे हैं, जिसमें सारी रिपोर्टें मंगाई गई हैं और उसके बाद कुछ दिशा निर्देश और मिलेंगे। जिस तरह सारे 16 नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि आप अपना एक वचन पत्र खुद का उस नगर से संबंधित क्या आप कर सकते हैं, क्या कर पाएंगे, उसका बनाओ। और भाजपा की नगर निगम की सरकार ने क्या वादे किए थे, कितने काम पूरे किए, जो काम नहीं किए, इस तरह का एक आरोप पत्र भी बनाओ। टैक्स नहीं लगाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में वादा किया था। नगरों में किसी व्यक्ति पे हम टैक्स नहीं ला देंगे। आज टैक्स के बोझ से शहर का आदमी दबा हुआ। ये सारी बातों का समाहित करेंगे। ये तो मूर्खतापूर्ण सवाल उन्होंने किया और जवाब भी उन्होंने मूर्खतापूर्ण ही दिया। भाई, कैलाश विजयवर्गीय एमएलए और महापौर था कि नहीं था, मालिनी गौड़ एमएलए और महापौर थी कि नहीं थी, तो अपने मुंह पे खुद ही थूक रहे हैं। तुम्हारे पास कमी थी क्या भाई? भाई सीधा गणित है, जीत का डंका बजाना है। विधायक जीत रहा है तो विधायक को देंगे टिकट। कोई इसमें किसी डॉक्टर ने बोला कि विधायक नहीं लड़ सकता। जो हादसा हुआ है उत्तराखंड में, बहुत ही दुखद हादसा है। सारा प्रदेश द्रवित है इस समय, आंदोलित है उसका मन। जो भी इस दुर्घटना का कारण रहा हो वो एक जांच का विषय अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, चूँकि मैं इस प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहा हूँ, मैं उज्जैन का प्रभारी था। उस समय इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि एक ही परिवार के 12 लोग अनुसूचित जाति के वहीं उज्जैन के पास मारे गए थे। जब मैंने तहकीकात की तो पता चला कि बड़ा भयानक ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट मतलब जहाँ दुर्घटनाएं होती रहती, भयानक मोड़, भयानक ये। तो मैंने आज आपके चैनलों के माध्यम से
केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। गडकरी इस विभाग के मंत्री हैं, भूतल परिवहन, बड़े अच्छे विजन वाले लीडर हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। उनसे अनुरोध किया है कि सारे राज्य सरकारों के पीडब्ल्यूडी मंत्रियों के साथ आप बैठक करके अपने अपने प्रदेश के जो ब्लैक स्पॉट हैं, नई सड़क बाद में बना लेना, पहले उन ब्लैक स्पॉट को, मोड़ ज़्यादा है तो उसे कम करिए, और जहाँ छोटी छोटी पुलियाँ हैं, रात के अंधेरे में एक साथ 2 गाड़ी निकलने की कोशिश करती हैं, एक गाड़ी पुल से नीचे गिर जाती है, उन पुलों को थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावनाएं ही ख़त्म हो। तो ये गडकरी जी को पहल करना पड़ेगी। सारे राज्यों के पीडब्ल्यूडी मंत्री बुला के नई सड़क बाद में बनाओ, पहले उन सड़कों को दुरुस्त करो जहां आदमी की जान चली है। 1250 अतिक्रमण हटाने का मामला सामने आया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का थाना हबीबगंज पर धरना प्रदर्शन। विधायक पीसी शर्मा ने समर्थक पहुंचे हबीबगंज थाना घेरने के लिए। थाने पर दिया गया धरना। आरोप है कि नगर निगम द्वारा जेपी अस्पताल के पास के ठेले वालों का सामान फेंका गया, कर्मचारी द्वारा महलियाओं से की गई बदतमीजी, पुलिस द्वारा नहीं की गई है मामले में कार्रवाई। विधायक पीसी शर्मा भी पहुंच रहे हैं थाने। विधायक पीसी शर्मा के सुबह पर घर पर ही पहुंची थी पुलिस। विधायक पीसी शर्मा ने नोटिस तामील से किया गया इनकार। और है ना, हाथों में से सामान छीना है। मेरा कोई भी नहीं, अकेली रहती हूँ मैं, मेरे साथ 2 परिवार और पलते हैं और इसके बाद में गाली गलौज कर रहे थे और पूरा सामान हाथों में से छुड़ा के वो लेके चले गए। हाँ, उससे पहले एक दिन पहले ठेला ले गए, तीसरे दिन आए तो सामान लेके चले गए और खूब गंदी गाली बक रहे थे और 200 रुपये रोज़ मांग रहे हैं और 200 रुपये नहीं दिए तो उसके बाद में कह रहे हैं हमें 400 रुपये रोज़ दो, नहीं दिए तो ये लड़ाई झगड़ा करा उनने आके। क्या नाम आपका? लीला बाई। अपना नाम बता। बबीता बाई। क्या हुआ? ठेला हटाने आए थे, लेकिन उसके पहले हमने हटा लिया था तो दौड़ के गए, हमारे को धक्का दिया, छेड़छाड़ की। उसके बाद में उसने ठेला सामान सहित पूरा उठा के ले गए और गाली गलौज करी उनने। और भाई साहब तो थे नहीं अपने, तो यहीं पे आए थे, उनका नाम वहाँ पे भी लिखा था, पीसी शर्मा जी का नाम देना चाहिए था ना। पीसी शर्मा नहीं थे वहाँ पे, यहीं पे आए थे डायरेक्ट। उनका नाम वहाँ पे भी बोला कि यहाँ पे भी आए, झूठी रिपोर्ट लिखवा दी उनके कारण। कल 1250 पे ये कुछ महिलाएं अपनी रोजी रोटी का साधन करती है, चाय नाश्ते का ठेले लगाती है और नगर निगम की आए दिन इतनी हद से ज़्यादा इतनी ये हो गई है कि आए दिन उनके ठेले उठा लिए जाते हैं, उनका माल लूट लिया जाता है। और जो सबसे बड़ी घटना ये रही कि इन महिलाओं के साथ में ये बबीता महिला है, उसके साथ में मतलब खींचातानी करी, उसको मारा, उसका सामान ले गया, उसके साथ में गलत बातें बोली गई। तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम की मर्यादा क्या है? मतलब जब नगर निगम के पास में महिलाओं का अमला है तो महिलाओं के साथ में महिलाओं को करना था। सबसे पहले तो ये था कि अगर वो गलत है तो महिलाओं से उसको हटवाना था, लेकिन नगर निगम ने इतनी ज़्यादा दादागिरी दिखा रखी कि उसके साथ में मारपीट भी करी और मारपीट करने के बाद में यहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे विधायक महोदय थे भी नहीं, लेकिन उनके खिलाफ यहाँ पे झूठी घटना यहाँ पे कि शासकीय कार्य में बाधा की और तमाम बातें जो निकल के आई, झूठी एफआईआर दर्ज की गई। तो हम ये कहते हैं कि जिन महिलाओं के साथ में सही में अन्याय हुआ है, कम से कम वो एफआईआर तो आप दर्ज कीजिए और उसमें नगर निगम के जो भी अधिकारी कर्मचारी जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा ही हो रहा है। तो आज ये महिलाओं का हम यहाँ पे जो इनके साथ में बदतमीजी भी करी, जो सामान लूट के ले गए और जो एक नगर निगम की मनमानी चली हुई है उसके खिलाफ, और जो इनकी यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी वो एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। और जो हमारे विधायक महोदय जी का जो झूठा नाम वहाँ पे फंसाया जा रहा है, जो लोग वहाँ पे थे भी नहीं, एक ऐसे कर्मचारी ने जो व्यक्ति उस समय मौके पर था नहीं, ये नासिर भाई कौन है, उनने झूठी एफआईआर यहाँ पे दर्ज कराई। तो ये सब चीज़ मतलब नगर निगम में कुछ भी चल रहा, तो कम से कम न्यायपालिका में सही का साथ तो दें। या कुछ लोगों की सिर्फ मनमानी ये हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको साथ नहीं देना है, जो मतलब गलत कर रहा है उसका साथ तो बिल्कुल छोड़ दिया है। काउंटर दर्ज कर लिया? नहीं, अभी उन्होंने ये बोला है कि उनका नाम लिख के दीजिए। अब ये एक महिला जब ये सामने आके ये बोल रही कि उसके साथ में मारपीट हुई है, तो इससे ज़्यादा और कौन सा नाम दर्ज करा होगा? आप जाके मौके पे शिनाख्त कीजिए। अगर उसको सबका मालूम होता तो वो बिल्कुल नाम लिख के देती। नगर निगम के कर्मचारी आए दिन आके हफ्ता वसूली करने तो आ जाते हैं, लेकिन जब नाम की बात, उनको क्या पता कि कौन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस को भी कदम उठाने चाहिए कि जिस भी कर्मचारी ने अगर महिला के साथ में कोई भी ऐसा काम किया तो उसको तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जबलपुर शहर सहित आसपास के जिलों में चिटफंड कंपनी लोगों के साथ ठगी कर रही है, लेकिन इनका शिकार हुए परिवार कानून
समस्त कार्रवाई न होने से परेशान है। भाजपा पर चिटफंड कंपनियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता जगत बहादुर सिंह, अन्नू, सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि सरकार और उनके जनप्रतिनिधि ठगी का शिकार हुए लोगों की जनसुनवाई नहीं करते और पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती। संभाग में करीब 1200 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। देखिए, पूरे जबलपुर संभाग में सहारा इंडिया सहित अनेकों चिटफंड कंपनियों का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है और जबलपुर ज़िले में लगभग 12 से 1300 करोड़ रुपए का सहारा और सब चिटफंड कंपनियों का मिला के लोगों का भुगतान लंबित है। और सबसे जो गलत बात इसमें समझ में आती है कि जिस तरीके से इन कंपनियों ने अपना माया जाल फैलाया, जिस तरीके से इनने धोखाधड़ी करी, जिस तरीके से इन्हें अपने ऑफिस बंद करे, सरकार वहाँ पर मौन साध के रखी हुई है। आज सहारा इंडिया का कोई भी निवेशक अगर शिकायत करने जाए तो आज एक एफआईआर तक जबलपुर में पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। बाकी आप अगर छत्तीसगढ़ राज्य में देखें, वहाँ की सरकार ने सहारा इंडिया के नाक में नकेल लगा के रखी है। वहाँ चिटफंड कंपनियों के ऊपर इतना दबाव बना के रखा है कि वहाँ पर 70 से 80% लोगों का निवेश लौट चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में, जहाँ हम लोगों ने जिस दिन से इस आंदोलन की शुरुआत करी है, हम लोगों ने तमाम राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करा है कि आप आएँ, ये जनता के हित की लड़ाई है, इसमें आगे बढ़ के जनता की जो मेहनत का पैसा है उसको लौटाने का काम करें। कांग्रेस पार्टी और छोटी मोटी जो विपक्षी पार्टी हैं उनको छोड़ के यहाँ इस आंदोलन में कोई भी और अन्य दल शामिल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोगों ने सोचा कि उनकी सरकार है, वे इस मसले का हल कर सकते हैं। माननीय राकेश सिंह जी से हम लोगों ने मिलने का प्रयास करा, उनके जितने तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलने का प्रयास करा, मंत्रीगणों से हम लोगों ने बात करने का प्रयास करा, मगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस मुद्दे पर एक बयान तक नहीं आया। ये तमाम बातों को लेके चूँकि हम लोग पहले ही से संकल्पित हैं कि जब तक निवेशकों का पैसा नहीं लौट जाता, हर स्तर तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। संभाग के और भी जिले से शिकायतें हम लोगों के पास आई तो हम लोगों ने तय करा कि आने वाली 7 तारीख को संभागीय स्तर कलेक्टर का हम लोग घेराव करेंगे। इसमें संभाग के कांग्रेस पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय हैं, वो इसकी अगुवाई करेंगे। उनके नेतृत्व में हज़ारों की तादाद में सहारा इंडिया के निवेशक, साथ में चिटफंड कंपनियों के निवेशक कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। आप जन आंदोलन कर रहे हैं, सहारा को लेकर कोर्ट की एप्लीकेशन मैटर भी है, लेकिन एफआईआर नहीं होती, तो क्या आप इसमें न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे चिटफंड कंपनी के खिलाफ? देखिए, निसंदेह इसमें न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। जैसा माननीय विधायक जी ने बोला कि ये सवाल पुलिस प्रशासन से भी आपको पूछने की बनती है कि जहां इतना खुला खेल चल रहा है पैसे की लूट का, तो पुलिस प्रशासन इसमें शिकायतें क्यों नहीं करती है? एक निवेशक जाता है थाने में कि हमारी एफआईआर की जाए, पूरे दस्तावेज देता है, पूरे साक्ष्य प्रस्तुत करता है, उसके बाद भी उसके ऊपर उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, महीने उसको भटकाया जाता है, उसके बाद वो थक हार के अपने घर पर बैठ जाता है। मगर निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ ने ये बीड़ा उठाया है। सहारा इंडिया के निवेशक हो, चाहे चिटफंड कंपनी के निवेशक हो, इन तमाम निवेशकों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ये संघ लड़ने जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार है, जो लगातार कहती है कि हम बहनों के भाई हैं, इस समय मध्य प्रदेश की बहनें जिन्होंने अपने परिवार के बच्चों की शादी के लिए पूंजी का निवेश किया, उनके पतिदेव जो अभिकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और उनके वो बच्चे जिनके शादी के सपने उन्होंने देखे थे, आज वो सभी लोग निराश है कि मध्य प्रदेश की सरकार कहने को तो माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात करती है, कहने को तो वो कहते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की माफियाओं को गाड़ देंगे, नरोत्तम मिश्रा जी कहते हम लोगों को भून देंगे माफियों को, लेकिन इस लचर व्यवस्था में मध्य प्रदेश की सरकार के चलते आज एक तरफ छत्तीसगढ़ में निवेशकों को लूटने वालों को जेल में डाला जा रहा है। वहाँ के निवेशकों के लिए एक विशेष विंग चालू कर दी, जहाँ पे अगर शिकायत आती है तत्काल उस पैसे को लौटाने के लिए सरकार काम कर रही है। और एक तरफ मध्य प्रदेश में सहारा से लेके जितनी भी चिटफंड कंपनियाँ, 450 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ काम कर रही, जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके बावजूद लोग इस आशा में कि सरकारी सर्टिफिकेट के आधार पर कंपनी चल रही है तो कहीं ना कहीं निवेश जो हमारा है वो सुरक्षित है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की लापरवाही, अकर्मण्यता के चलते और मिली भगत के चलते मध्य प्रदेश के लोग लुट गए। मध्य प्रदेश में कई ऐसी हत्याएं और आत्महत्याएं तक हो रही हैं। हत्याओं से संबंध ये है कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं, कई बड़े बड़े प्रकरण दबा दिए गए, कई लोग आत्महत्या कर लिए, कईयों की तबीयत खराब हो गई, कई निवेशकों की अपने भविष्य को देखते हुए बीमारियों में लचर हालत हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में लगातार हाथ पे हाथ बांधे बैठी, जिसके खिलाफ 7 तारीख को एक बड़ा आंदोलन है, जिसकी अगुवाई वैसे तो सभी राजनीतिक दल के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो इस तरह के मुद्दों पे जो जनता जुड़े हैं उसमें सामने आने से डर रहे हैं। ये जनता को निर्णय लेना है,
परंतु हम लोग जनता के हित में इस लड़ाई को लगातार जारी रखें। भाई साहब, आप लोग ये मुद्दा उठाएंगे कि मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश की भांजे भांजियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चिंता ऐसा है, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मामा हैं, क्या कोई ऐसा मामा हो सकता है जिसको अपने भांजे भांजियों के बारे में पता ना हो? क्या कोई ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री हो सकता है कि उसको ये ना पता हो कि निवेशकों के क्या हालात है? लेकिन जब कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री ना हो, जब मामा असली मामा ना हो, तो यही हालात होते हैं जो मध्य प्रदेश में हो। उत्तराखंड हादसे में मृत्यु हुए पन्ना जिले के पवई निवासी अवधेश पांडे के भाई ने बताया कि हमारे भाई, भाभी, बहन और जीजा की मौत हो गई है। उत्तराखंड में हो गई। मेरे भाई अवधेश पांडे और भाभी शकुंतला पांडे बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए। टीवी के माध्यम से जानकारी मिलते ही हम परेशान हैं कि प्रशासन और सही जानकारी दे और हमारे परिजन की सबको सम्मानजनक तरीके से लाए, यही उम्मीद करते हैं। ये घटना कल शाम को 7 बजे करीब हम लोगों ने टीवी पर देखा समाचार में। उत्तराखंड में जो भी बस गिरी है खाई में, उसमें मेरे जेठ जेठानी और मेरे समधी समधन और मेरे ननंद और नंदोई श्री जागेश्वर प्रसाद गर्ग से मरिया से, और मेरी ननंद अनिल कुमारी और मेरे जेठ जी अवधेश पांडे जी और श्री शकुंतला पांडे जी, श्रीमती शकुंतला पांडे जी, है ना। तो इनका और कुंवरपुर से समधी और समधन थे, छोटी बहू है जो जेठ जी की, उनके माँ बाप। तो इन सब का कुछ भी किसी भी तरीके से अभी तक में हम लोगों को जानकारी नहीं आ पाई है। तो ये तो संभव मुश्किल ही है कि सकुशल होंगे, क्योंकि टीवी में इस तरीके से बताया जा रहा है। तो अब जो भी हुआ हो, शासन से मदद तो पर्याप्त मिल रही है, चूँकि हम देख रहे हैं टीवी बराबर, तो सब कुछ जानकारी लगती है कि बड़ा ही अच्छे तरीके से सब शासन यहाँ से जो ब्रजेंद्र भाई साहब और हमारे क्या बोलते हैं बीडी भाई साहब सब पहुँच गए और कर रहे हैं मदद। सीएम सर पहुँच गए हैं, मोदी जी हमारे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी, इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। अब हम लोगों को यही है कि हमारे लोगों के सब जो भी जैसा हुआ हो सुरक्षित घर आए, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं गए, इसी आशा में यहीं बैठे हैं। शासन प्रशासन के सभी व्यक्ति रात में पूरी रात हमारे साथ आकर के हम लोगों को सांत्वना देते थे। माननीय एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार मैडम आई हैं और टीआई सर आए, सभी लोग आए, बैठे रहे बहुत देर तक। सारी रात हम लोग जाग कर ही काटे हैं। अब लग रहा है कि किसी घड़ी सुरक्षित उनके शरीर मिल जाए हम लोगों को, ताकि हम आगे की प्रक्रिया कर सकें, लास्ट दर्शन हो जाए। उनके बच्चे संभाले नहीं आ रहे, इस तरह छटपटा रहे हैं, उनको झूठी सांत्वना कैसे दें? टीवी में तो सब देख रहे हैं ना बच्चे। यही विनती है कि अब हमको उनके शरीर मिल जाए, सबको दर्शन उनके हो जाए। पूरे प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जबलपुर में स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई। जबलपुर में 2 चरणों में पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य आदि पदों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया गया, जिसको लेकर जिला पंचायत निर्वाचन अधिकारी कार्य में लगे हुए अधिकारियों के द्वारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को किया गया है। जी, मैंने आज नामांकन का आज आखिरी दिन है 6 तारीख, और मैंने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 से जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किया है। और ख़ास तौर पे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको लेके मैं जनता के बीच जाऊंगी। पिछले कई सालों से मैं क्षेत्र में काम कर रही हूँ, उसमें ख़ास तौर पे पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। स्वास्थ्य केंद्रों कई जो हैं उसमें डॉक्टर नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, 50-50 किलोमीटर दूर जब अस्पताल की समस्या रहती है और आदमी जब वहाँ से स्वास्थ्य के लिए जबलपुर तक आता है तो कहीं ना कहीं उसकी डेथ होना, तो ये सब दुख लगता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे 8-8, 10-10 दिन में वहाँ पे पानी आता है। वहाँ का जो युवा है वो पलायन कर चुका है, क्योंकि रोज़गार का कुछ भी अवसर नहीं है। वो मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी करने के लिए कहीं मंडला, डिंडोरी, छत्तीसगढ़ तक वो मज़दूरी करने जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो इन्हीं सब मुद्दे को लेके मैं जनता के बीच, क्षेत्रीय जनता के बीच जाऊंगी। और कहीं ना कहीं जो आज इस समय पे चुनाव हो रहे हैं तो बारिश का भी हम लोग को सामना करना पड़ेगा। 15 जून से आप सभी जानते हैं मानसून आ जाता है और हमारे यहाँ तो अच्छी बारिश होती भी है। तो जब 25 जून को पहले चरण में हमारे यहाँ पे वोटिंग
फ्लडिंग है तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होगी, तो वो भी सोचने वाला विषय है जिसमें हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में नदियों का पानी ऊपर आ जाना, पुलियों का डूब जाना, ये सब समस्याएं आ जाती हैं, तो इन सब का भी डर है। देखिए क्या होता है। कौन से जनपद से आप? मैंने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 से डाला है। मैं एकता ठाकुर। हम जनपद पंचायत सदस्य तो हमने फॉर्म दाखिल किया है क्षेत्र क्रमांक 21 जबलपुर की जनपद पंचायत से, और हम क्षेत्र में लगातार 5 वर्षों से काम कर रहे थे समाज सेवा के रूप में, और लगातार करते रहेंगे। ये हमने संकल्प लिया है, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। और पानी, रोड, नाली की समस्याएं जो गांव में मेन रहती हैं, उनको अभी तक 5 सालों में दूर किया है, लगातार करते रहेंगे। हमारे जनपद क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार की पानी, रोड, नाली, साफ़ सफाई, बिजली, शिक्षा की कमी ना आए, इसके लिए हम अथक प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। और अभी नहीं है, ये भी है कि है नहीं, अगर आती है तो उसको तुरंत दूर करने का भी हम काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग, आज लास्ट दिन है और बहुत सारे लोग यहाँ फॉर्म भरने आ रहे हैं। कैसा? ये खुला मैदान है, सभी लोग को अपना भाग्य और किस्मत आजमाना चाहिए, और सभी लोग आ रहे हैं और भाईचारे से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कलेक्ट्रेट में क्या व्यवस्था है अभी व्यवस्था दिक्कत हो रही है? नहीं, अभी सभी व्यवस्था ठीक है, ऐसी कोई असुविधा नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक हैं, किसी लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही है, और सभी लोग बड़े आसानी से फार्म भर रहे हैं। रामेश्वर साहू, बंटू साहू, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 21 से प्रत्याशी। जबलपुर ज़िले में अभी हमारी रूरल है ना लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन है, उसका नॉमिनेशन की ना प्रक्रिया चल रही है। आज है ना अंतिम तारीख है। आज है ना 3 बजे तक है ना कितने भी लोग हमारी RO रिटर्निंग ऑफिसर्स के ना कमरे में आएंगे, उन सभी को नॉमिनेशन के ना फॉर्म है ना भरा जाना है। सभी जगह प्रोसेस चल रही है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का 2 फेसेस में इलेक्शंस होना है, बट दोनों फेसेस का नॉमिनेशन की प्रक्रिया है कि आज है ना अंतिम तारीख है। पंच के लिए, सरपंच के लिए हम लोग क्लस्टर लेवल पे ना व्यवस्था किए हैं, एंड जनपद सदस्य के लिए एंड जिला पंचायत सदस्य के लिए मतलब विकासखंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ना व्यवस्था की गई है। पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी जगह RO के क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। सभी जगह वीडियोग्राफी हम लोग है ना कर रखे हैं। सो 3 बजे तक कितने भी लोग है ना कैंपस में आ जाएंगे, उनको वीडियोग्राफी करके प्रॉपर है ना उनको है ना व्यवस्थित तरीके से मतलब अंदर किया जाएगा। फिर उनकी फॉर्म से मतलब है ना सभी लोगों के ना फॉर्म से ना लिया जाने की प्रक्रिया में चल रही है। कितने भी NOCs लेना है, आज भी हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए हैं, वेदर MP, EBR है ना, वाटर टैक्स हैं, मतलब उनका है ना उनके लिए भी सारे ऑफिसर्स में बैठ करके मतलब किसी भी है ना अभ्यर्थी का, कैंडिडेट का है ना असुविधा ना हो, उनको है ना ड्यूज़ है ना क्लियर है तो उनको NOC जल्दी मिले। ऐसे कितने भी है ना ग्रीवेंसेस भी आ रही है, उसको हम लोग लगातार है ना अटेंड कर रहे हैं। आज की ना 3 बजे शाम तक है ना पता चलेगा कि मतलब है ना टोटल कितने लोगों ने पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के लिए मतलब अपना आवेदन दिए। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।